एक गांव में एक विशाखा नाम की लड़की अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। विशाखा के पिता का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। तब से विशाखा ने ही अपनी माँ की देखभाल की। विशाखा उसी गांव में दूसरों के घर पर काम करने जाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ सुनीता बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। एक दिन की बात है, विशाखा काम पर जा रही होती है। तभी उसकी माँ सुनीता विशाखा को रोकती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे विशाखा, तू इतना काम क्यों करती है? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि थोड़ा कम काम कर लिया कर। वैसे भी अब मैं कितने दिन जीने वाली हूँ। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो अभी 100 साल और जिएंगी और जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। अरे बेटा, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, और मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरा खाती हूँ। मैं तो तुझे देख कुछ दे नहीं पाती हूँ, बदले में तेरा ही खाती रहती हूँ। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने मुझे जन्म दिया है, ये बहुत है। और वैसे भी आजकल लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। जिस तरह लड़के अपने माँ बाप को खिलाते हैं, उसी तरह लड़कियाँ भी अपनी माँ को खिला सकती है। ये सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी विशाखा को गले से लगा लेती है, क्योंकि सुनीता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद विशाखा काम पर चली जाती है। वहीं सुनीता आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। वो थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करती थी, विशाखा को जिससे काफी आराम मिलता था। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात है, विशाखा काम के लिए जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम विकास होता है। विकास को देखकर विशाखा रुक जाती है और विकास से कहती है, अरे विकास, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे ही मिलने आया था। मुझसे? पर क्यों? क्या हुआ? तुम मुझसे मिलने क्यों आए? तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मुझे कुछ जवाब ही नहीं देती हो। हाँ, मुझे पता है, पर मैंने भी तुम्हें बता दिया है कि अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी माँ की जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है, पर फिर भी तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तुम सही कह रहे हो, पर अभी नहीं, जब समय आएगा तब शायद मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगी। और ये कहकर विशाखा वहाँ से चली जाती है। विशाखा के जाने के बाद विकास थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है और विशाखा को देखता रहता है। तभी वहाँ पर एक रीमा नाम की लड़की आती है। रीमा विकास को काफी पसंद करती थी, पर विकास विशाखा को पसंद करता था। इस वजह से रीमा विशाखा से काफी ज्यादा जला करती थी। एक दिन की बात है, विशाखा एक घर में काम कर रही होती है। तभी उसकी मालकिन पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक देती है, पर वो झाड़ू ज्यादा खराब नहीं होती है और इस वजह से विशाखा उस झाड़ू को अपने घर पर ले आती है। वो झाड़ू देखने में बिल्कुल सामान्य थी, पर पता नहीं उस झाड़ू में ऐसा क्या था जिस वजह से विशाखा को वो झाड़ू काफी अजीब लगी। अगले दिन विशाखा ने उस झाड़ू से जैसे ही अपने घर पर झाड़ू मारा तो उसके घर पर पैसे बरसने लगे। ये देखकर विशाखा और उसकी माँ सुनीता काफी ज्यादा हैरान हो गई और सुनीता ने अपनी बेटी विशाखा से कहा, अरे बेटी विशाखा, ये कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये पैसों की बरसात कैसे हो गई? मुझे भी माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अभी इस झाड़ू से झाड़ू मारा तभी ये पैसों की बरसात होने लगी। क्या ये झाड़ू तुझे कहाँ से मिली? ये झाड़ू? मुझे ये झाड़ू जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर ही मिली थी, क्योंकि उन्होंने झाड़ू पुरानी होने की वजह से फेंक दिया था। यदि उन्होंने इस झाड़ू को फेंक दिया था तो ये झाड़ू सामान्य ही होगी, तो फिर ये पैसों की बरसात कहाँ से हो रही है? विशाखा और सुनीता को काफी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर पैसों की बरसात कैसे हो रही है। इसके बाद विशाखा जैसे ही दोबारा झाड़ू से अपना आंगन झाड़ती है तो फिर से उसके आंगन में पैसों की बरसात होने लगती है और वह समझ जाती है कि ये बरसात इस झाड़ू की वजह से हो रही है। और वो अपनी माँ सुनीता से कहती है, मुझे तो लगता है माँ, ये बरसात इस झाड़ू की वजह से हो रही है। मैंने अभी जैसे ही झाड़ू लगाई वैसे ही पैसों की बरसात होने लगी। इसका मतलब ये झाड़ू जादुई है। क्या बेटा, ये जादुई झाड़ू है? यदि ये जादुई झाड़ू है तो हमारा नसीब ही खुल गया, तो हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे।
हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम लोग जल्द ही अमीर हो जाएंगे। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, यदि ये जादुई झाड़ू है तो फिर इसे मालकिन ने फेंक क्यों दिया? मुझे लगता है कि ये तब जादुई झाड़ू नहीं होगी। लगता है भगवान ने तेरी मेहनत को देखकर इसे जादुई कर दिया है। ये सुनकर विशाखा बहुत खुश हुई और फिर वो उसने उन रुपयों से अपने घर को सही करवा लिया और अपनी माँ के लिए नए कपड़े ले आई। अब वो लोग पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से रहने लगे। ये देखकर गांव वाले भी काफी हैरान थे, साथ ही रीमा भी काफी ज्यादा हैरान थी। एक दिन की बात है, रीमा विशाखा के घर पर आती है और विशाखा से कहती है, अरे विशाखा, तुम तो बहुत अमीर हो गई। आखिर ऐसा क्या तुमने कर लिया जिससे तुम इतने ज्यादा अमीर हो गई? क्या किसी अमीर लड़की को फंसा लिया? रीमा, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? वो भी तुम ऐसी बातें मेरी माँ के सामने कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम कैसी लड़की हो। तुमने मेरे विकास को भी मुझसे छीन लिया, अब और किसी रईस लड़के को फंसा लिया है, इसलिए तुम इतने पैसे वाली हो गई हो ना? जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। और वैसे भी तुम क्या सोचती हो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर विकास भी आ जाता है और विकास उन दोनों की बातों को सुन लेता है और विकास रीमा से कहता है, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि विशाखा ऐसी लड़की नहीं है। मुझे पता है तुम तो उसकी ही तरफ लोगे, क्योंकि तुम विशाखा को प्यार जो करते हो। मुझे लगता है इसने तुम्हारे अलावा भी कोई और लड़का फंसा लिया है, इसलिए इतनी अमीर हो गई है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये कहकर विशाखा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी अचानक वो जादुई झाड़ू अपने आप उठकर आती है और रीमा को मारने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रीमा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझती है कि ये कोई भूत है और वो वहाँ से भाग जाती है। रीमा के जाने के बाद विकास विशाखा से कहता है, ये सब कैसे हो गया? ये झाड़ू रीमा को कैसे मारने लगी? इस पर विशाखा विकास को सब कुछ बताती है और विकास से कहती है, ये कोई सामान्य झाड़ू नहीं है, ये जादुई झाड़ू है और इसी की मदद से मैं अमीर हुई हूँ। और अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या तुम मेरी माँ को अपने साथ रखोगे? इस पर विकास विशाखा की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुम्हारी माँ को अपनी माँ ही मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर विशाखा और सुनीता बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद विशाखा कुछ दिनों बाद विकास से शादी कर लेती है और अब वो लोग बहुत ही खुश थे और साथ ही उनके पास जादुई झाड़ू थी, जिसकी मदद से वे लोग हमेशा अमीर और हमेशा खुशहाल जीवन जी सकते थे। सिंड्रेला के सुनहरे बाल और सैंडल। फ्रांस नाम के एक देश के एक छोटे से शहर में प्रिंसी नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहा करती थी। वैसे तो वो चुड़ैल वक्त पड़ने पर लोगों की मदद कर दिया करती थी, लेकिन कई बार उसका मूड बदलते देर नहीं लगती थी। वहीं कुछ ही दूरी पर एक और शहर था, जहाँ पर डेनियल नाम का एक किसान रहा करता था। डेनियल की पत्नी सुजैन भी उसके साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे कि तभी एक दिन डेनियल को पता चलता है कि सुजैन गर्भवती है। इस बात का पता चलते ही दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पहली संतान थी और उनकी जिंदगी में अब और भी ज्यादा खुशियां आने वाली थी। लेकिन ना जाने कैसे उनकी खुशियों को नजर लग जाती है और गर्भावस्था में सुजैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। दिन पर दिन उसका जीवन भी कम होते जा रहा था। इस बात से डेनियल काफी चिंता में आ गया था। वो कई तरह के डॉक्टर, वैद्य, यहाँ तक कि तांत्रिक के पास भी गया, लेकिन उसे ऐसी कोई दवा नहीं मिली जिससे सुजैन की तबीयत ठीक हो पाए। तभी उसके किसी जानने वाले ने उसे एक ऋषि के बारे में बताया और फिर डेनियल उस ऋषि के पास गया और उसे अपनी सारी तकलीफें बताई, जिसके बाद उस ऋषि ने कहा, देखो डेनियल, तुम्हारी पत्नी की हालत जैसी तुम बता रहे हो
उस हालत में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ, कुछ तो उपाय होगा मेरी पत्नी को ठीक करने के लिए। हाँ, एक उपाय है। इस शहर के साथ में ही एक और शहर है जहाँ पर प्रिंसी नाम की एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के पास कई तरह की औषधिक जड़ी बूटी है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर तुम चाहो तो उस चुड़ैल की मदद ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो चुड़ैल कभी कभी तो बिना मतलब के भी मदद कर देती है, लेकिन कभी कभी उसकी शर्तें असहनीय होती है। डेनियल को ऋषि की बातें पूरी तरह समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल के पास चला जाता है। उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। चुड़ैल दरवाजा खोलती है, जिसके बाद डेनियल अंदर आ जाता है, जिस पर चुड़ैल कहती है, जरूर तुम्हारी कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी है जो तुम बिना डरे मेरे घर में आ गए। डेनियल उसे सारी कहानी बताता है, जिसके बाद चुड़ैल डेनियल को वहाँ पर खड़ा रहने को कहती है और खुद कुछ जड़ी बूटियां मिलाने लगती है और फिर उसे डेनियल को देते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस जड़ी बूटी से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी संतान को जन्म देगी, उसी वक्त वो संतान मेरी हो जाएगी। तुम्हें उस संतान को मुझे देना होगा। चुड़ैल की ये बात सुनकर डेनियल हैरान रह जाता है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय भी नहीं होता। इसलिए वो चुड़ैल की बात मान लेता है और फिर उन जड़ी बूटियों का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को खिला देता है, जिससे वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और कुछ महीनों बाद एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। जन्म के कुछ ही देर बाद चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और डेनियल और उसकी पत्नी से कहती है, मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपनी बच्ची को मेरे हवाले करके अपना वादा पूरा करो। दोनों पति पत्नी खूब रोने लगते हैं, जिसके बाद डेनियल की पत्नी सुजैन कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी बच्ची को ले जाना ही चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। और ये मेरी सैंडल है, मैं चाहती हूँ जब ये बड़ी हो जाए तब तुम ये सैंडल इसे दे देना, ताकि मेरा कुछ हिस्सा इसके पास सलामत रहे। इसके बाद चुड़ैल सुजैन की बात मान लेती है और फिर उस बच्ची और सैंडल को लेकर अपने घर आ जाती है। चुड़ैल का घर एक बहुत ही बड़ा टावर था, जिसमें बहुत ही ज्यादा मंजिलें थी। घर आकर चुड़ैल उस बच्चे का नाम रखने का सोचती है। ये बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर है, इसका नाम भी इसी तरह होना चाहिए। मैं इसका नाम सिंड्रेला रखूंगी। इस तरह से चुड़ैल सिंड्रेला का नामकरण कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और सिंड्रेला बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के साथ साथ सिंड्रेला के सुनहरे लंबे बाल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। चुड़ैल ने बचपन से आज तक कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, जिस वजह से उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे। वैसे तो चुड़ैल के टावर में सीढ़ियां लगी थी, लेकिन फिर भी जब चुड़ैल को पता चला कि सिंड्रेला के बाल टावर जितने लंबे हो गए हैं, तो उसने अपने जादू की मदद से सारी सीढ़ियां गायब कर दी। जिस पर सिंड्रेला अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने टावर में से सीढ़ियाँ क्यों हटा दी? अब मैं और आप बाहर कैसे जाएंगे? मैं तो तुम्हारे बालों की मदद से बाहर जाऊंगी, लेकिन तुम अब बाहर नहीं जाओगी। लेकिन ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए बेटी, क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाहर के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना ही सही है। सिंड्रेला चुड़ैल की बात मान लेती है और फिर दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। चुड़ैल को जब भी बाहर जाना होता तो वो सिंड्रेला के बाल की मदद से बाहर चली जाती
और जब भी वो वापस आती तो सिंड्रेला को आवाज मारकर उसके बाल खिड़की से नीचे करवा देती और उसकी मदद से ऊपर पहुंच जाती। सिंड्रेला अक्सर टावर में खिड़की पर पक्षियों को दाना देते हुए मधुर मधुर गाना गाते हुए दिन काट रही थी। फिर एक दिन एक राजकुमार उस टावर के पास से गुजर रहा था कि तभी उन्हें सिंड्रेला की मधुर आवाज सुनाई देती है और वो टावर के पास जाकर देखने लगते हैं। कितनी मधुर आवाज है ये, जैसे कोई कोयल गुनगुना रही हो। और ये लड़की दिखने में भी कितनी सुंदर है। इसके सुनहरे बाल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। राजकुमार सिंड्रेला को एक टक लगाकर देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, सिंड्रेला, मैं आ गई हूँ, अपने बाल खिड़की से नीचे फेंको। अपनी माँ की आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने बाल खिड़की से नीचे फेंक देती है और चुड़ैल उसकी मदद से ऊपर पहुँच जाती है। राजकुमार ऐसा दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर टावर में पहुंचकर चुड़ैल आराम करने लगती है। सिंड्रेला बहुत बोर हो रही होती है, इसलिए वो टावर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे एक जोड़ी सैंडल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ, ये सैंडल तो बहुत ही प्यारी है, क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? हाँ, ये सैंडल मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाई है। चुड़ैल सिंड्रेला की असली माँ सुजैन की दी हुई सैंडल को अपना बताकर सिंड्रेला को दे देती है और सिंड्रेला उस सैंडल को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो राजकुमार फिर से उस टावर के पास आता है और वो जब देखता है कि चुड़ैल जा चुकी है तो वो भी टावर के नीचे आकर सिंड्रेला को आवाज लगाता है, सिंड्रेला, सिंड्रेला। अपनी माँ के अलावा किसी और की आवाज सुनकर सिंड्रेला हैरान रह जाती है और खिड़की से नीचे की ओर देखने लगती है तो उसे राजकुमार दिखाई देता है। इसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को अपने बारे में बताता है और सिंड्रेला राजकुमार को अपने बारे में। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन उन दोनों को इतनी दूर से बात करने में परेशानी हो रही थी, इसलिए एक दिन राजकुमार सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, तुम प्लीज नीचे आ जाओ ना। इस तरह से ऊपर देखकर बात करने में हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है और तुम्हारी बातें भी बहुत कम सुनाई देती है। इस टावर में कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है, मैं नीचे नहीं आ सकती, लेकिन आप ऊपर आ सकते हैं। मैं अपने बाल नीचे फेंक रही हूँ, आप इसकी मदद से ऊपर आ जाइए। उसके बाद वो राजकुमार सिंड्रेला के बालों की मदद से ऊपर उसके कमरे में पहुंच जाता है। अब वो दोनों अक्सर ही साथ समय बिताने लगते हैं। फिर एक दिन राजकुमार सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अलग बात बताई है, लेकिन तुम मेरी बात का विश्वास करो, बाहर की दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। तुम एक बार मेरे साथ चलो और खुद इस दुनिया को देखो। तुम्हारी माँ तुम्हें झूठ बोलती है और वो तुम्हें यहीं पर कैद रखना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कह रही है। इसके बाद बहुत हिम्मत करके सिंड्रेला राजकुमार की बात मान लेती है और पहले राजकुमार को अपने बालों की मदद से नीचे पहुंचाती है और फिर अपने बाल काटकर खिड़की पर बांध देती है और उसके मदद से खुद नीचे पहुंच जाती है। जिसके बाद राजकुमार सिंड्रेला को लेकर राजमहल चला जाता है कि तभी वहां पर राजकुमार अपने पिता को सही सलामत हालत में देखता है, जो काफी दिनों से बहुत ज्यादा बीमार थे और मृत्यु शैया पर लेटे थे। पिताजी, आप ठीक हो गए? मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? राजकुमार, ये सब एक किसान पति पत्नी की वजह से हुआ है। उन्होंने हमें सिंड्रेला जड़ी बूटी नाम से एक औषधि दी और उस औषधि को ग्रहण करते ही हम बिल्कुल ठीक हो गए। अपना नाम औषधि के रूप में सुनकर सिंड्रेला हैरान रह जाती है और फिर राजकुमार और सिंड्रेला उस किसान पति पत्नी के पास जाते हैं। जब सुजैन राजकुमार के साथ आई लड़की को अपनी दी हुई सैंडल में देखती है तो सुजैन समझ जाती है कि ये कोई और नहीं
बल्कि उसकी खुद की बेटी सिंड्रेला है, जिसके बाद सुजैन उसे गले लगा लेती है और उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे बताती है, जिसे सुनकर सिंड्रेला को चुड़ैल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मैं जिसे इतने सालों तक अपनी माँ समझती रही, वो तो एक चुड़ैल निकली और उसने मेरे सगे माँ बाप के साथ इतना बुरा सलूक किया। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, उस चुड़ैल को उसका सबक जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार सुजैन, डेनियल और सिंड्रेला को लेकर राजमहल आ जाते हैं और उनकी खूब खातिरदारी करने लगते हैं। और फिर राजकुमार के कहने पर उस चुड़ैल को उसी टावर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर सैनिकों को भी तैनात कर दिया जाता है ताकि वो चुड़ैल कभी भी भाग न सके। और फिर कुछ ही समय बाद राजकुमार और सिंड्रेला की शादी भी हो जाती है और वो दोनों एक सुखी जीवन जीने लगते हैं।